सेंट मैरी कॉन्वेंट शिमला का एक प्रतिष्ठित स्कूल था। क्लास 12 बी में इतिहास का विषय पढ़ाया जा रहा था। हेमंत का इस स्कूल में नया नया दाखिला हुआ था। उसे क्लास 12 बी अलॉट हुई थी। क्लास के बाहर खड़े होकर उसने मैडम से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सभी विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। हेमंत देखने में काफ़ी फनी लग रहा था। बालों में तेल, बीच की मांग, नज़र का मोटा चश्मा, रंग बिल्कुल साफ और ऊंचाई लगभग 5 फुट 8 इंच थी। सारे विद्यार्थी उसको देखकर हंसने लगे। मैडम भी अपनी हंसी नहीं दबा सकी। Who are you? What do you want? जी, मेरा नाम हेमंत है। मुझे क्लास 12 बी अलॉट हुई है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Yes. I know very well that recently your father has been transferred here from Dehradun. In which school were you studying there? Come in and take that seat. जी, वहाँ मैं दून स्कूल में पढ़ता था। Do you have very weak eyesight? जी हाँ, बच्चे आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। बिल्कुल कार्टून लगता है। दूसरे छात्र ने कहा, अंधा भी है, देख, हम ही नहीं, लड़कियां भी इस पे हंस रही हैं। Students keep quiet. हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा रही थी। तो बच्चों बताओ, कौन सा युद्ध नेपोलियन के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ और उसे कहाँ कैद किया गया था? लेकिन किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैडम ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। 4 दिन से तुम लोगों को नेपोलियन ही पढ़ा रही हूँ। तुम बताओ वंदना। जी वो मैम, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध या वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के लिए निर्णायक साबित हुआ और उसे अंडमान जेल में कैद किया गया। तुम्हारा जवाब कुछ कुछ ठीक है। हेमंत, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? हेमंत ने खड़े होकर विस्तार से नेपोलियन के विषय में बताया और बताया वाटरलू का युद्ध उसके लिए निर्णायक साबित हुआ। नेपोलियन के हारने के बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर दिया गया। वेरी गुड हेमंत, लगता है तुम पढ़ाई में होशियार हो। हाई स्कूल में कितने % मार्क्स आए थे तुम्हारे? जी, मेरे मार्क्स 97.8% थे। हेमंत ने कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल ही मैंने नेपोलियन बोनापार्ट का चैप्टर पढ़ा था, इसलिए याद है। वंदना को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वह क्लास मॉनिटर थी और पढ़ाई में सबसे तेज मानी जाती थी। अच्छा बच्चों, तुम सबको मालूम है ना, शनिवार को आप लोगों को मानव अंगों पर बोलना है। वैसे तो ये घर की प्रतियोगिता है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल सर और दूसरी क्लास के बच्चे भी मौजूद होंगे और यह सब बड़े सभागार में किया जाएगा। सभी बच्चों को मानव अंगों के विषय में तैयार होकर आना है। आंखों पर कौन बोलेगा? वंदना, तुम तो श्रवण इंद्र पर बोलोगी ना? जी मैडम, बस आंखें रह गई हैं। क्यों हेमंत, क्या तुम आंख विषय पर बोलना चाहोगे? जी मैडम, जैसा आपका आदेश होगा। ठीक है, शनिवार तक तुम आंख विषय पर तैयार होकर आना। अब केवल 5 दिन बचे हैं, ठीक से तैयार कर लोगे ना? एक छात्र किशोर ने खड़े होकर कहा, आंखों पर तो आप चाहे आप इनसे आज ही बुलवा लीजिए। इस बात पर सारी क्लास हंसने लगी। यह बहुत गलत बात है। सेमिनार में हेमंत को आंखें विषय पर बोलना था। मोटा काला चश्मा, तेल से भीगे हुए बाल, बीच की मांग। स्कूल के सभी छात्र उसे चश्मिश तेली कर कर कहकर चिढ़ाते थे। जब वह अपने विषय पर बोलने के लिए सभागार में मंच की ओर जाने लगा तो सभी छात्र उस पर फप्तियां कसने लगे। अरे लो, अंधा आंखों पर बोलने जा रहा है। अंधे अपनी आंखों का तो इलाज करवा ले, फिर बोलना आंखों पर। लेकिन हेमंत बिना किसी बात का बुरा माने धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता गया। कोई कितना भी उसे चिढ़ा ले, लेकिन वह गंभीर ही बना रहता था। मंच पर आकर हेमंत ने कहा, आज मानव अंगों और 5 इंद्रियों पर विभिन्न वक्तागणों के विचार सुने। मुझे आंख पर बोलने के लिए कहा गया है। 5 इंद्रियों का अपना अलग अलग महत्व है। कोई भी इंद्रिय किसी से कमतर नहीं है, लेकिन मैं इन 5 इंद्रियों में आंख को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।
किसी अंधे से पूछिए, वह आपको आंखों का महत्व बताएगा। अखियन बिन सूना संसार। ईश्वर ने संसार की बहुत सुंदर रचना की है। रंग बिरंगे पुष्प, नदियां, सागर, पर्वत, झरने। इस अनुपम उपहार को हम तभी आनंद ले सकते हैं जब हमारे पास आंखें हों। बिना आंखों के तो हम खतरे का भी आभास नहीं कर सकते। विषैले जीव जंतु हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आंखें न हो तो। मैं आपको एलन की सत्य कथा सुनाता हूं। एलन पढ़ाई में बहुत तेज और होनहार था। गोरा चिट्टा देखने में बहुत सुंदर लगता था, लेकिन उसे आंखों का एक ऐसा रोग था जिसका विश्व भर में कोई इलाज नहीं था। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसके बहुत सारे मित्र और गर्लफ्रेंड मोनिका थी। जब वह छोटा था तो अपने मम्मी पापा से पूछता, मम्मा, जब मेरी आंखें बिल्कुल देखना बंद कर देंगी तो मैं आपको और पापा को पहचानूंगा कैसे? यह पेड़, पौधे, फूल, पत्ती, यह पर्वत श्रृंखलाएं, बहती हुई नदियां, कुछ भी तो नहीं देख पाऊंगा, तो मैं जीऊंगा कैसे? माँ ये कहकर टाल देती, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन ब्लैकआउट हो गया। सुबह उठकर उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज लाइट जला दीजिए, कमरे में रोशनी कर दीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ एकदम घबराई हुई सी उसके पास आई, क्योंकि कमरे में काफी प्रकाश था। एलन, क्या तुम्हें सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा? नहीं मम्मा। माँ एलन को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गई, जहां डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, जिस बात का मैंने आपको पहले संकेत किया था वो समय आ गया। एलन अब नहीं देख सकेगा। माँ ने एलन को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एलन की जिंदगी अंधेरों में खो चुकी थी। अब अंधेरा ही उसका मित्र था। छड़ी के सहारे चलता, नदी, झरने, समुद्र, पर्वत श्रृंखलाएं जिसे देखने का उसे बहुत शौक था, वह अब केवल महसूस करने की चीज रह गए थे। उसके मित्र धीरे धीरे उससे दूर होने लगे, लेकिन गहरा सदमा उसे मोनिका के बिछड़ने का लगा। मोनिका की शादी उसके सामने ही हुई। मुबारकबाद देते हुए उसने मोनिका से कहा, सॉरी मोनिका, मैं कैसे तुम्हें मुबारकबाद दूं? मैं तो तुम्हें या तुम्हारे मिस्टर को देख भी नहीं सकता। परियों सी लग रही होगी तुम। ईश्वर करे तुम दोनों का साथ सदा बना रहे। लेकिन सबसे अधिक लाचारी उसने तब महसूस करी जब उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ। इस समय वह घर पर बिल्कुल अकेला था। माँ और उसके अलावा कोई नहीं था। एलन बुरी तरह से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उसकी माँ उसको छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। एलन आंखों में यादों का गुब्बार लिए अंधेरे में खड़ा रह गया। ये कहते कहते हेमंत की आंखों में भी आंसू हो गए। फिर वह आगे बोला, इसलिए इन आंखों के सिवा जीवन में कुछ नहीं है। आंखें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जिस तरह आंखों के महत्व को हेमंत ने एक कहानी में पिरोकर श्रोताओं को सुनाया, उससे सभागार में काफ़ी देर तक तालियां बजती रहीं। प्रिंसिपल सर और मैडम ने भी हेमंत की प्रशंसा की। उसकी क्लास के बच्चे जो उसका उपहास उड़ाते थे, उन्होंने भी हेमंत का अभिवादन किया। मुबारक हो हेमंत, तुमने तो अपनी स्पीच से हम सबको इमोशनल कर दिया। कीप इट अप, कीप इट अप। नहीं, बोला तो आपने ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हेलन की कहानी के कारण शायद लोगों ने मेरी स्पीच को अच्छा समझा। मेरी स्पीच में उतनी गहराई नहीं थी जितनी आपकी स्पीच में थी। क्लास में पढ़ाई के मामले में अब हेमंत नंबर 1 रहने लगा और वंदना नंबर 2 पर आ गई। वंदना ने इस बदलाव को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं लिया और शुरू हो गया मानव कमजोरियां का सिलसिला। वंदना हेमंत से वैमनस्य और जलन करने लगी। वह हेमंत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब मजाक उड़ाने में वह दूसरे सहपाठियों का साथ देने लगी। हम सभी बच्चे तुम्हारा इतना मजाक उड़ाते हैं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा क्या लगेगा वंदना जी?
मुझे मालूम है कि मैं देखने में फ़नी लगता हूँ। आफ्टर ऑल मैं भी तो रोज़ आईना देखता हूँ। पर क्या करूँ, जब ईश्वर ने मुझे बनाया ही ऐसा है तो बुरा किस बात का मानना। एक दिन मैडम बच्चों से सवाल पूछ रही थी, जिनमें से अधिकांश का सही उत्तर हेमंत दे रहा था। एक सवाल मैडम ने वंदना से पूछा। वंदना तो पहले ही थोड़ी नाखुश थी। बोली, मैम, इसका जवाब भी आप हेमंत से ही पूछ लीजिए। इस क्लास में केवल हेमंत ही तो है। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। हेमंत भी इसी क्लास का विद्यार्थी है। उससे वैमनस्य या जलन करने की जगह इसे एक प्रतिस्पर्धा के रूप में लो और उससे अच्छा करने का प्रयास करो। फिर तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए ऐसे जवाब शोभा नहीं देते। 15 अगस्त के मौके पर सेंट मैरीज स्कूल और सेंट लोरेटो कॉन्वेंट के बच्चों का क्रिकेट मैच होना तय हुआ। दोनों स्कूलों में बड़े जोरों शोरों पर तैयारी चल रही थी। बच्चों ने हेमंत से पूछा, तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? हेमंत ने मना किया और बोला, नहीं, मुझे क्रिकेट की बॉल कंचे जैसी दिखाई देती है। हाँ, आज से 3-4 साल पहले मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था। मैं स्कूल में ओपनर भी था। यह बात जब वंदना को पता चली तो उसने हेमंत को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। हेमंत के मना करने पर भी उसने उसको टीम में शामिल करा दिया और अपने ग्रुप के बच्चों से कहा, जैसे ही हेमंत 0 पर आउट हो या मैदान में कोई गलती करे तो इसको खूब हूट करना। 15 अगस्त के समारोह के बाद क्रिकेट मैच की तैयारी होने लगी। सेंट लेरेटो कॉन्वेंट के प्रिंसिपल, कुछ सर, मैडम के साथ काफ़ी सारे बच्चे स्टेडियम में आ गए थे। मैच 30-30 ओवरों का होना निश्चित हुआ। दोनों स्कूलों के एक-एक सर एम्पायर बने। टॉस सेंट मैरीज कॉन्वेंट ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनके प्रतिद्वंदी सेंट लेरेटो कॉन्वेंट के बच्चों ने काफ़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। पहले विकेट की साझेदारी में 65 रन बनाए और 5वें विकेट की साझेदारी में 55 रन जोड़े। सेंट लोरेटो कॉन्वेंट के टोटल 190 रन बने। लगता था कि सेंट लोरेटो कॉन्वेंट के बच्चों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है। मैदान में हेमंत ने 1-2 बार अच्छी फील्डिंग नहीं की तो बच्चों ने उसे काफ़ी हूट किया। इस पर शालिनी मैडम ने बच्चों को खूब डांटा। अपने स्कूल के बच्चे कहीं शूटिंग कर रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। कुछ तो तुम लोगों को अपने स्कूल के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यह बात पास खड़ी वंदना ने भी सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ग्रुप के बच्चों से कहा, सॉरी, मुझे तुम लोगों को हेमंत को हूट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। मेरे से गलती हो गई। यह सोचकर कि उससे ओपनिंग कराई जाएगी, हेमंत ने अपने पैड और ग्लव्स और हेलमेट पहन लिया। कुछ बच्चों ने हंसकर वंदना से कहा, देखो, अंधा ओपनिंग करने के लिए पैड पहनकर बैठ गया है। इसे पता नहीं कि इसे 10वें नंबर पर भेजा जाएगा। सेंट मैरिज की बैटिंग की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। उनका 5 रन पर पहला विकेट गिर गया और 60 रन तक उनकी आधी टीम आउट हो गई। लोरेटो कॉन्वेंट का बॉलर नितिन बहुत तेज बॉल कर रहा था। उसने मैच को एक तरफा कर दिया था। सेंट मैरिज का छठा विकेट भी 66 रन के स्कोर पर आउट हो गया। मजबूरी में सेंट मैरिज को हेमंत को बल्लेबाजी के लिए उतारना पड़ा, क्योंकि अब तो टेल ही बाकी थी। हेमंत क्रीज पर उल्टा बल्ला लेकर खड़ा हो गया। इस पर सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे। सौरभ 10 रन पर खेल रहा था। उसने आकर हेमंत को बताया, बल्ला ऐसे पकड़ते हैं। हेमंत को नितिन का पूरा ओवर झेलना था। नितिन ने हेमंत को डराने के लिए एक बहुत तेज बाउंसर फेंका। हेमंत ने डर कर जैसे ही बल्ला ऊपर किया, बॉल उससे छुआते हुए बाउंड्री लाइन के पार जा पड़ी। हेमंत को खुद विश्वास नहीं हुआ कि उसने नितिन की पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया है। बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। नितिन ने दूसरी बार गुस्से में आकर हेमंत की बॉडी का निशाना बनाकर तेज बॉल फेंकी। इस बार भी हेमंत ने बॉल को बल्ले से टच भर कर दिया। बॉल बिना टप्पा खाए बाउंड्री के पार जा पड़ी। स्कूल के बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हेमंत से अनजाने में हो रहा है या वाकई हेमंत को खेलना आता है। अपनी 2 बॉलों पर 2 छक्के लग जाने के बाद नितिन काफ़ी झेप चुका था। तीसरी बॉल उसने बॉडी लाइन फेंकी और वो हेमंत के पेट से जा टकराई। हेमंत के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वह वहीं बैठ गया। काफ़ी देर तक अपने पेट को मलता रहा। पेवेलियन से
स्कूल के डॉक्टर तेजी से दौड़े हुए आए, लेकिन हेमंत बहादुरी से खड़ा हो गया और बोला, कोई बात नहीं सर, अब दर्द नहीं है। नितिन ने हेमंत के पास आकर धीरे से कहा, साले हमारी बॉल पर छक्के मारेगा, अब ले मजा, इस बार फिर बाउंसर ही खेलना। नितिन ने फिर बाउंसर मारा और हेमंत ने पुनः अपने बल्ले से उसे छुआ भर दिया। बॉल इस बार फिर बाउंड्री के पार जा गिरी। नितिन झल्ला गया था, गुस्से में आकर उल्टी सीधी बॉलें करने लगा। हेमंत खड़ा खड़ा बॉल की गति को दिशा देने लगा और हर बार बॉल मैदान से बाहर जा गिरती। इस तरह हेमंत ने नितिन के एक ओवर में 31 रन जड़ दिए। छात्र हेमंत के दीवाने हो गए। हेमंत के हर शॉट पर तालियां और सीटी बज रही थी। ओवर की समाप्ति पर सौरभ ने आकर कहा, यार तुम तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हो, झूठ बोल रहे थे कि मुझे क्रिकेट नहीं आती। हेमंत ने कहा, सच में नहीं आती, मैं तो इसकी बॉलों को छुआ भर रहा हूँ, अपने आप छक्के लग रहे हैं। हाँ, आज से 3-4 साल पहले मैं अच्छी क्रिकेट खेलता था। सौरभ और हेमंत की जोड़ी क्रीज पर डटी हुई थी, तेजी से रन बनते जा रहे थे। जैसे ही 100 रन बने, छात्रों में उत्तेजना और जोश भर गई। उन्हें अब लगने लगा कि हम जीत भी सकते हैं। लेकिन 120 रन के स्कोर पर सौरभ भी आउट हो गया। अब टीम में केवल टेलेंडर बचे थे। पेवेलियन से अशोक को भेजा गया, जो अच्छा बॉलर था और थोड़ा बहुत खेल भी लेता था। हेमंत ने एक सीनियर खिलाड़ी की तरह उसे आकर समझाया कि बॉल को हिट करने के चक्कर में मत रहना, बस मुझे स्ट्राइक देते रहना। ओवर के अंतिम बॉल पर अशोक ने किसी तरह टच भर किया। अब 5 ओवर में सेंट मैरीज को जीतने के लिए 70 रन बनाने थे। अगले ओवर में हेमंत ने पहली बॉल पर छक्का मारकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। पूरा पेविलियन तालियों से गूंज उठा। हेमंत ने अगली 4 बॉलों पर 4 छक्के मारे। सेंट मैरीज के छात्र हेमंत के खेल से अभिभूत हो गए थे। वंदना भी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उसे खुशी थी कि उसने हेमंत को टीम में जगह दिलाई। ओवर के अंतिम बॉल पर 1 रन लेकर हेमंत पुनः स्ट्राइक पर आ गया। अगले ओवर में उसने चौके छक्कों की बरसात कर दी, लेकिन अचानक अशोक एक बॉल पर स्लिप में कैच दे बैठा। आने वाले खिलाड़ी धीरज को भी हेमंत ने वही सब कुछ समझाया और चतुराई से रन बनाता रहा। 29वें ओवर में धीरज भी आउट हो गया। अंतिम खिलाड़ी सुभाष मैदान पर आया। जीत के लिए अब महज 14 रन चाहिए थे। 29वें ओवर में केवल 2 रन बने। खेल के अंतिम ओवर में अब 12 रनों की दरकार थी। अंतिम ओवर की पहली बॉल डॉट हो गई। दूसरी बॉल पर हेमंत ने 2 रन बना लिए। अगली बॉल फिर डॉट हो गई। चौथी बॉल पर हेमंत ने तेज बल्ला घुमाया और यह सिक्सर था। अब बस 2 बॉलों पर 4 रन बनाने थे। स्टेडियम में उत्सुकता अपने चरम पर थी। हेमंत 96 रन पर खेल रहा था। जीत और उसकी सेंचुरी में बस 4 रन की दूरी थी। सब लोग दिल थामे अगली बॉल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंतिम ओवर नितिन ही करा रहा था। 5वीं बॉल पर हेमंत ने अपनी पूरी शक्ति से बल्ला घुमाया, परंतु बॉल बल्ले पर आई नहीं और डॉट हो गई। अब अंतिम बॉल पर दोनों स्कूलों की हार जीत निश्चित होनी थी। अगर बाउंड्री लग गई तो सेंट मैरीज की जीत होगी, नहीं तो लोरेटो कॉन्वेंट की विजय निश्चित थी। अचानक लोगों ने देखा हेमंत ने अपने दोनों पैड, ग्लव्स और हेलमेट उतारकर नीचे रख दिया। दर्शकों में खुसर पुसर शुरू हो गई। बिना ग्लव्स, पैड, हेलमेट के नितिन बॉल खेलेगा? कहीं पागल तो नहीं हो गया है? चोट ना खा बैठे। सेंट मैरीज के स्पोर्ट्स अध्यापक ने चिल्लाकर कहा, हेमंत ग्लव्स पहनो, हेलमेट पहनो। लेकिन हेमंत बिना ग्लव्स, पैड और हेलमेट के क्रीज पर आकर डट गया। उसने भगवान को ऊपर नमन किया। सभी दर्शक कुर्सी की एज पर बैठकर नितिन को अंतिम बॉल डालते हुए देख रहे थे। छात्र जोश में आकर हेमंत, वी वांट 6 सर, वी वांट 6 सर चीख रहे थे। नितिन ने जैसे ही लंबे रनअप से दौड़ना शुरू किया, छात्र चिल्लाने लगे, 6 सर, 6 सर, 6 सर। नितिन ने अपनी पूरी ताकत से बॉल फेंकी। तभी हेमंत ने फॉरवर्ड आकर पूरे कसकर बल्ला घुमाया। बॉल बल्लों के बीचों बीच आई और हवा में उड़ गई। सारे छात्र और छात्राएं फील्ड में आ गए। बॉल पेविलियन से भी बाहर जा गिरी। हेमंत का शतक भी पूरा हो गया और उसने सेंट मैरीज को विजय दिला दी। सभी छात्र छात्राएं खुशी से झूम रहे थे।
पैवेलियन में बैठे प्रिंसिपल सर मैडम सीट से उठकर खड़ी हो गई और तालियां बजा के स्वागत किया। दूसरी ओर लोरेटो कॉन्वेंट के खेमे में उदासी छा गई। प्रिंसिपल सर ने हेमंत के खेल की भरपूर प्रशंसा की। हेमंत, तुमने कमाल कर दिया। सभी का भरपूर मनोरंजन भी किया। हेमंत ने विनम्रता से कहा, अरे सर, यह सब तो आपके आशीर्वाद का फल है। साथ ही इसका क्रेडिट वंदना को जाता है, जिन्होंने मुझे टीम में जगह दिलाई। वंदना प्रसन्न भी हुई, साथ ही थोड़ा झेप भी गई, क्योंकि टीम में शामिल कराने का उसका उद्देश्य सही नहीं था। वह तो किसी भी तरह से हेमंत का मजाक उड़ते हुए देखना चाहती थी। 12वीं क्लास के बच्चों का वार्षिक टूर शिमला से 50 किलोमीटर दूर एक अच्छे पिकनिक स्पॉट पर गया। यह बहुत सुंदर जगह थी। लगता था ईश्वर ने इसकी रचना स्वयं अपने हाथों से की है। चारों तरफ हरे भरे पर्वत, रंग बिरंगे फूल और बहुत साफ और निर्मल जल लिए बहती हुई नदी, जिसमें झरने का प्रपात ऊपर से गिरता हुआ बहुत रमणीक लग रहा था। इसके एक किनारे पर सरकार ने कुछ खाने पीने के आउटलेट भी बना रखे थे। यह सैलानियों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट था। आज भी बहुत देशी विदेशी सैलानी यहाँ आए हुए थे। कुछ खा पी रहे थे, कुछ घूम रहे थे और बहुत से सैलानी नदी में स्विमिंग कर रहे थे और नहा रहे थे। सेंट मैरीज के छात्र छात्राओं का भी प्रमुख आकर्षण नहाना और स्विमिंग करना था। बच्चों के साथ एक सर और शालिनी मैम आई थी। नदी में जहाँ तक खतरा नहीं था, वहाँ तक एक चेन लगाकर बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि कोई उससे आगे न जाए। मैम और सर ने बच्चों को चेतावनी दी कि उस निशान के आगे वह लोग ना जाएं, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो तभी मज़ा आता है जब वह कोई नियम तोड़ते हैं। चेन से इधर पानी भी थोड़ा कम था, जिसमें तैराकी भी संभव नहीं थी। उधर पानी गहरा था, दूसरे पहाड़ी का ढलान था और पानी की धारा बहुत तेज थी। छोटी नदी थी, इसलिए किनारे बहुत पास पास थे। बच्चे एक किनारे से दूसरे किनारे पर आ जा रहे थे। 1 बजे तक सभी छात्र छात्राएं पानी से बाहर निकल आए। बस थोड़े से छात्र छात्राएं स्विमिंग का आनंद ले रहे थे। तभी वंदना ने एक गलती की और वो थोड़ा आगे निकल गई, लेकिन वापस आते समय उसकी सांसें उखड़ने लगी। स्विमिंग करते करते वह बुरी तरह थक गई थी। उसने अपने हाथ उठाकर मदद का इशारा किया, लेकिन नदी की तेज बहाव और धार के कारण कोई जाने को तैयार नहीं था। एक दो ने प्रयास किया, लेकिन वह वंदना को पकड़ नहीं पाए। वंदना तेज बहाव में बहती चली जा रही थी। वंदना की कुछ सहेलियां चीख रही थी, बचाओ, कोई तो उसे बचाओ, कोई तो वंदना को बचाओ। लेकिन तभी सभी हिम्मत हार गए थे। तभी सबने देखा हेमंत नदी के किनारे किनारे बहुत तेज़ी से सरपट दौड़ने लगा और वंदना के बिल्कुल पास जाकर उसने बहुत तेज़ छलांग लगाई। वह तेज़ी से तैरकर वंदना को पकड़ने का प्रयास करने लगा। हेमंत को देखकर वंदना को कुछ हौसला बढ़ा और उसने अपना हाथ हेमंत की ओर बढ़ाया। हेमंत के हाथों से उसका हाथ थोड़ी दूर रह गया, लेकिन हेमंत ने उसकी टांग पकड़ ली। हेमंत ने तेज़ी से वंदना को अपनी ओर खींचा और तैरता हुआ किनारे पर ले आया। तब तक और लोग भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए थे। मैडम का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम उसी पर आना है। छात्रों ने दोनों को नदी से बाहर निकाला। वंदना के पेट में काफ़ी पानी चला गया था। हेमंत ने कहा, मैम, पेट दबाकर वंदना के अंदर गए हुए पानी को निकालिए। हेमंत वहीं हरी घास पर लेटकर सुस्ताने लगा और एक छात्र से तौलिया लेकर अपने बालों और शरीर को पूछने लगा। हेमंत ने भीगी हुई बनियान भी उतार दी थी। वंदना भी थोड़ा चेतन होकर बैठ गई थी। उसने और अन्य छात्राओं ने हेमंत पर नज़र डाली तो उन्हें दूसरा ही हेमंत दिखाई दिया। गोरा रंग, काले लंबे बाल सूखकर माथे पर आ गए थे। हेमंत बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा था। कोई आसानी से कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह वही हेमंत है जिसे अंधा और तेली कहकर चिढ़ाया जाता है।
वंदना को ठीक देखकर मैडम की जान में जान आई और वो वंदना को डांटने लगी। वंदना, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मैनेजमेंट को क्या जवाब देती? वो तो शुक्र करो हेमंत का, जिसने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचा लिया। अब चलो सब लोग खाना खाएंगे, खाने के बाद घूमा फिरा जाएगा। खबरदार जो किसी ने अब स्विमिंग या नहाने का नाम लिया। वंदना बार बार हेमंत की ओर देखती थी, लेकिन झिझक के कारण उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों में तो कृतज्ञता थी, लेकिन क्योंकि हेमंत को नीचा दिखाने और उस पर कटाक्ष करने में वंदना सबसे आगे रहती थी, इस कारण उसने अभी तक हेमंत को थैंक्स भी नहीं बोला था। मीनाक्षी और गीता ने वंदना से कहा, अरे यार वंदना, कम से कम एक थैंक यू तो बोल दे बेचारे को। तेरी जान बचाई है बंदे ने, एक थैंक्स तो बनता ही है। लेकिन वंदना चुपचाप रही। स्कूल का टूर दिन छिपने से पहले वापस लौटने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। वंदना अपनी सीट से उठी और हेमंत की सीट के पास आकर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, इसमें क्या संकोच है, बैठिए। कुछ देर बाद दोनों खामोश बैठे रहे। वंदना को सूझ नहीं रहा था कि बातों की शुरुआत कैसे करे। थोड़ा हिम्मत करके उसने हेमंत से पूछा, हेमंत, आपको ये टूर कैसा लगा? अच्छा लगा। दोपहर का भोजन भी बड़ा ही स्वादिष्ट था। हाँ, अच्छा था, वो भी अच्छा था। हेमंत, तुमने 15 अगस्त को बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वहाँ तुम उल्टा बल्ला लेकर क्यों खड़े हो गए थे? देखो वंदना, स्कूल में कुछ बच्चों को मेरी मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा उनका मनोरंजन कर दिया जाए। पर यह बात सही थी कि मैंने 3 साढ़े 3 साल बाद बल्ले को हाथ लगाया था। जब से मेरी आंखें कमज़ोर हुई थी, मैंने क्रिकेट खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। ओह, तुम्हारा लंबा जवाब सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम हाँ हूँ में ही जवाब देते हो। नहीं वंदना, ऐसा नहीं है। ये सवाल पर डिपेंड करता है। अगर छोटा सवाल है तो उसका उत्तर छोटा होगा, बड़ा है तो बड़ा बड़ा जवाब होगा। अब हमारा स्कूल आने वाला है, तुम चाहो तो अपनी सीट पर चली जाओ। हेमंत, मैं किसी खास मकसद से यहाँ आकर बैठी हूँ। मैंने फर्स्ट डे से तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी उपेक्षा की। क्लास में भी जब कभी मेरा उत्तर गलत में तुम्हारा सही होता था तो मुझे तुमसे बड़ी ही ईर्ष्या होती थी। वंदना, मुझे सब मालूम है, लेकिन कहाँ मैंने किसी चीज़ का बुरा माना। ये तो तुम्हारी महानता है हेमंत, और तुम्हारी इसी अच्छाई ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करती हूँ। देखा ना, छमाही इम्तिहान में मुझे 5% अंक पहले से ज़्यादा मिले हैं। यह तो बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है वंदना, लेकिन इसको मिटने मत देना। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे तुमने मेरे जीवन को बदल दिया है। आज तुमने मुझे डूबने से बचाकर तो नया जीवन ही दे दिया, जिसका जन्म भर मुझ पर उपकार रहेगा। लेकिन देखो, मैं भी कितनी खराब हूँ कि अभी तक मैंने तुम्हारा आभार तक व्यक्त नहीं किया है। उपकार उपकार कुछ नहीं होता वंदना। मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया। मुझे विश्वास है कि आगे तुम कभी इन शब्दों का कम से कम मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करोगी। चलो, अब हम लोग को उतरना है, स्कूल आ गया है। लोग ही दिखाई दे रहे थे। कोसानी पहुंचकर हिमाद्री ने देखा अब हेमंत के लिए स्कूल में बच्चों के मन में आदर और सम्मान की भावना आ गई थी। उन्होंने हेमंत को चिढ़ाना या उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल बंद कर दिया था। हेमंत ने अपना रंग ढंग या पहनावा बिल्कुल नहीं बदला था। वह अभी भी बालों में तेल, बीच की मांग और काला मोटा चश्मा लगाकर स्कूल आता था। दूसरे होटल के बिल्कुल पास से झरने की धारा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे फाइनल एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ गया। हेमंत ने स्कूल ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। वंदना का भी डिस्ट्रिक्ट में 10वां नंबर आया। सभी छात्र छात्राएं बहुत खुश थी। बस गम था तो इस बात का कि उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए अलग अलग होना था, अपनी
अलग अलग राह चुननी थी और पुराने अच्छे मित्रों से बिछुड़ जाना था। वंदना ने हेमंत से पूछा, अब आगे क्या करने का विचार है हेमंत? वंदना अभी सोचा नहीं है। पापा तो कह रहे थे ग्रेजुएशन के लिए विदेश चले जाओ, देखते हैं क्या लिखा है नसीब में। असल में तो हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है वह प्रारब्ध तय करता है। अब देखो ना, मैंने यह थोड़ी सोचा था कि मुझे फर्स्ट ईयर दून कॉलेज से और सेकंड ईयर यहाँ से करना होगा। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज तो तुम्हें मेरे घर डिनर पर आना ही है। मेरे मम्मी पापा देखना चाहते हैं कि वो कौन महान व्यक्ति है जिसने उनकी बिटिया की जान बचाई है। हेमंत 8 बजे के करीब वंदना के घर पहुंच गया। गेट वंदना के पापा ने खोला और देखते ही हेमंत के टिपिकल लुक के कारण उसे पहचान गए। आओ बेटा हेमंत, तुमसे मिलने की तमन्ना बहुत दिनों से थी। वंदना तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती है। आओ यहाँ बैठो। हेमंत ने उन्हें प्रणाम किया और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में वंदना और उसकी मम्मी आ गईं। काफ़ी देर तक बातों का सिलसिला चलता रहा। वंदना की मम्मी पापा ने वंदना को डूबने से बचाने के लिए हेमंत का शुक्रिया अदा किया। बातों बातों में ही हेमंत ने उन्हें बताया कि वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा। वंदना के पापा ने कहा, तो क्या विदेश में ही सेटल हो जाओगे? नहीं अंकल, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मैं लौटकर भारत आऊँगा और टीचिंग का प्रोफेशन निभाऊंगा। टीचिंग? टीचिंग ही क्यों? तुम्हें तो बहुत आसानी से भारत सरकार में शासकीय जॉब मिल सकता है। अंकल, मेरी रुचि तो टीचिंग में है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। वंदना के पिता ने कहा, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में हूँ। मेरी पोस्टिंग भी कहीं विदेश में ही होने वाली है। हो सकता है वहाँ तुमसे मुलाकात हो। खाने की टेबल विभिन्न पकवानों से भरी हुई थी। हेमंत ने वंदना को देखकर कहा, यह सब क्या अचार चटनी है? देखिए अंकल, इसी डर से मैं खाने पर नहीं आना चाहता था। अच्छा चलो, नाज नखरे छोड़ो, इस बार खा लो। वंदना खाने के बाद हेमंत को बाहर छोड़ने गई और पूछा, जाने से पहले अगर इस रात से पर्दा उठाना चाहो तो बताओ कि तुम अच्छे खासे हैंडसम होते हुए भी ऐसे फनी क्यों रहते हो? और दूसरा, इतनी सहनशक्ति तुमने कहाँ से पाई है? वंदना बताया था ना, मुझे मेरा यह लुक बहुत प्यारा लगता है। मैं फिजूल की हीरोपंती में अपना और दूसरों का समय नष्ट नहीं करना चाहता। अब तो कोई लड़की मेरी तरफ देखती भी नहीं है, ना ही किसी की तरफ मैं देखता हूँ। जहाँ तक सहन शक्ति का सवाल है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो तो ये सब आ जाता है। लेकिन कभी कभी किसी की बात इतनी चुभ जाती है कि मैं शांत सा हो जाता हूँ कि क्या मैं सच में इसके लायक हूँ। चलो छोड़ो पुरानी बातें, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। देखते हैं आगे भविष्य में क्या लिखा है, आगे मिल पाते हैं कि नहीं। प्रारब्ध ने एक बार पुनः हेमंत और वंदना को ऑस्ट्रेलिया में मिला दिया। आगे आप देखेंगे किन परिस्थितियों में प्रारब्ध ने हेमंत और वंदना को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में मिला दिया। क्या क्या व्यवधान उनके रास्ते में आए और कैसे उन्होंने उनका सामना किया। क्या वो सफल हो पाए? अच्छा खासा हैंडसम होते हुए भी हेमंत के तेल से भीगे बाल और काला मोटा चश्मा का क्या रास्ता? वो ऐसा करके किससे बदला ले रहा था? इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सुनिए अधूरी जिंदगी पार्ट 2। कहानी लिखने पढ़ने का शौक हम दोनों को बचपन से था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब पीछे रह गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, सक्षम हुए, तो उनके और अपनों के प्रोत्साहन पर हमने अपनी सेकंड इनिंग में फिर से लिखना प्रारंभ किया है। यह कहानियाँ जो हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपका मनोरंजन कर सकें।